गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 99 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। इस लास्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे फोटो पीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। तो सबसे पहले तो प्लांट्स पर लाइट का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एक टर्म मैं लिख रहा हूं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखिए कंसेप्चुअल है टॉपिक। क्वेश्चन फोटोमॉर्फोजेनेसिस से आते हैं फोटो पीरियडिज्म के फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है? आप कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर ऑर्गन फॉर्मेशन in presence of light. The organ formation in the presence of light. प्रेजेंस ऑफ लाइट के बजाय आप ये भी कह सकते हैं, और ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, स्टिमुलस ऑफ लाइट। तो देखिए, लाइट का इंपैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व करिए। ये प्लांट जो लीव्स होल्ड करता है, लीव्स आप जानते हैं फोटोसिंथेटिक एपरेटस हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्लियर? ये फर्दर डेवलपमेंट भी अपना शो कर रहा है, बर्ड्स वगैरह इसमें बन रही हैं प्लांट में, और ये इसका रूट सिस्टम हम काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, सोलर रेडिएशन को एक तो फोटोन के फॉर्म में ये ट्रैप करते हैं। अब फोटोन के फॉर्म में जब स्टूडेंट्स ये लाइट को या सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर रहे हैं, तो यहां आप ये कह सकते हैं जो लाइट है दैट इज एग्जैक्टली द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट यहां क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जब लाइट को ये रिसीव कर रहा है तो एग्जैक्टली एक्टिविटी कर रहा है फोटोसिंथेसिस। सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लाइट को जब रिसीव कर रहा है, तो यहाँ जो फेनोमेनन है, यहाँ आप कहेंगे जो वाइटल प्रोसेस है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? लेकिन देखिए, साथ साथ क्या है, इस प्लांट का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा है, ग्रोथ चल रही है, जैसे ये लीव्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं बर्ड्स हैं, कोई वेजिटेटिव बर्ड्स की है, ये वेजिटेटिव बर्ड्स फर्दर फ्लोरल बर्ड्स में कन्वर्ट होती हैं। फ्लोरल बर्ड्स में कन्वर्ट होती हैं। तो वेजिटेटिव बर्ड से फ्लोरल बर्ड बनेगा, और फ्लोरल बर्ड से आप जानते हैं फाइनली बन जाएगा फ्लावर। इस केस में आप कहेंगे वेजिटेटिव बर्ड से फ्लोरल बर्ड बनने की प्रोसेस में लीफ ने ही सोलर रेडिएशन को रिसीव किया था। लीफ जो है वो ही आप ये कहेंगे सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करता है। रिसीविंग ऑर्गन और परसीविंग ऑर्गन ऑलवेज लीफ होगा। तो यहाँ जो फ्लोरल बर्ड से फ्लावर बना, तो इस वेजिटेटिव बर्ड से फ्लावर बनने तक का ये जो प्रोसेस है, इसमें आप कहिए लाइट को स्टूडेंट्स क्या लिया गया? लाइट एज ए स्टिमुलस। लाइट एज ए स्टिमुलस। लाइट एज ए स्टिमुलस और सिग्नल। एनवायरमेंटल सिग्नल की बात आपने करी थी। ग्रेविटी और लाइट को इस फिजियोलॉजी के चैप्टर में सिग्नल लिख के आपको दिया है। सो देखिए, प्लांट लाइट रिसीव करता है, प्लांट लाइट को परसीव करता है। परसीविंग ऑर्गन मैंने आपको कहा लीव्स भी होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के यहां मैं लिख देता हूं। इन बोथ केस परसीविंग ऑर्गन लाइट परसीव करने की बात की जा रही है, चाहे वो वेजिटेटिव बर्ड से फ्लोरल बर्ड बनाने का प्रोसेस हो, तब भी परसीविंग ऑर्गन एग्जैक्टली क्या होगा? लीफ। तो स्टूडेंट्स, परसीविंग ऑर्गन ऑलवेज लीफ है, और ये सोलर रेडिएशंस को एग्जैक्टली एज ए स्टिमुलस रिसीव करता है, एज ए सिग्नल रिसीव करता है जब फ्लावर फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक दूसरी एक्टिविटी है जिसको आप फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में आप ये कह रहे हैं कि जो लाइट है, उस लाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी रिसीव किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी रिसीव किया जा रहा है। फ्लावर फॉर्मेशन में लाइट को एज ए सिग्नल और स्टिमुलस स्टूडेंट्स रिसीव किया जा रहा है। ठीक है? तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम
फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच plant receive the light or solar radiations as stimulus as the signal to generate or produce the different plant organs. Clear? इसी का एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, जो फ्लोरिंग प्रोसेस है। देखिए ये प्लांट की लीफ है और आप ये जानते हैं लीफ की एक्साइल में एक्जिलरी बड प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है प्लांट्स का। ये एक्जिलरी बड, इस एक्जिलरी बड को स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये वेजिटेटिव बड है। दिस इज द वेजिटेटिव बड। क्लियर? अब यहां से सोलर रेडिएशंस को रिसीव किया जाएगा। आपने कहा जो लाइट है या सोलर रेडिएशंस यहां जो परसीव किए जा रहे हैं, जो रिसीव किए जा रहे हैं, इनके लिए रिसीविंग ऑर्गन लीफ है। यहां लाइट को जब रिसीव किया जा रहा है तो लाइट एज ए स्टिमुलस या फिर आप कह सकते हैं सिग्नल रिसीव की जा रही है, स्टिमुलस। ठीक है? एज ए स्टिमुलस रिसीव किए जाने के बाद स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, ये जो लीव्स हैं इन लीव्स में फाइटोक्रोम्स की प्रेजेंस है। फाइटोक्रोम्स आर द प्रोटीन्स बेसिकली। फाइटोक्रोम्स की प्रेजेंस है। ये फाइटोक्रोम्स इन लीव्स में प्रेजेंट है। फाइटोक्रोम्स आर द ब्लू प्रोटीन पिगमेंट, ब्लू प्रोटीन फॉर्म ये होते हैं। इनको आप लिखते हैं फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो जाता है वापस आप कह सकते हैं फाइटोक्रोम फार रेड से फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्जन होता है। इसको हम कहते हैं इट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम्स। ये क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम्स। इट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम्स। अब ये जो फाइटोक्रोम्स का इंटर कन्वर्जन हुआ, इस इंटर कन्वर्जन से आप ये कहेंगे यहां फ्लोरिजिन हार्मोन का सिंथेसिस या फिर प्लांट को फ्लोरिजिन हार्मोन का इंडक्शन स्टूडेंट्स मिलता है। ये फ्लोरिजिन हार्मोन अब आप कहेंगे कहां बना, तो एग्जैक्टली जो परसीविंग ऑर्गन लीफ था, इस लीफ में फाइटोक्रोम्स में कन्वर्जन आ रहा है और यहां ये हार्मोन सिंथेसाइज होता है। ये फ्लोरिजिन हार्मोन यहां से सिंथेसाइज होने के बाद एग्जैक्टली इस बड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो फ्लोरिजिन हार्मोन है, इस फ्लोरिजिन हार्मोन को आप ये कह सकते हैं ये है ट्रांसमिटेबल। फ्लोरिजिन हार्मोन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसमिटेबल। ये फ्लोरिजिन हार्मोन ट्रांसमिटेबल है और ट्रांसमिटेबल फ्लोरिजिन हार्मोन इस वेजिटेटिव बर्ड को अब किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए ये वेजिटेटिव बर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्लोरल बर्ड में। फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया गया? इंडक्शन किसका मिला? फ्लोरिजिन हार्मोन का इंडक्शन मिला। ये फ्लोरिजिन लाइट के स्टिमुलस से फाइटोक्रोम्स का जो कन्वर्जन है उससे आता है, और ये जो फ्लोरल बर्ड है स्टूडेंट्स ये फाइनली बना देगी फ्लावर। फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ फ्लावर ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज इंट्रोड्यूस हो गया। रिप्रोडक्टिव फेज इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर? और इससे पहले ये जो फेज था, ये स्टूडेंट्स कौन सा फेज था? वेजिटेटिव फेज। बिफोर फ्लावरिंग वेजिटेटिव फेज होगा, आफ्टर फ्लावरिंग आप कहेंगे यहां कौन सा फेज होगा? रिप्रोडक्टिव फेज होगा। तो एक तरीके से सोलर रेडिएशंस या लाइट जो है वो एज ए स्टिमुलस रिसीव की गई। लाइट को जो परसीव करने वाला ऑर्गन है वो ऑलवेज लीफ होगा। फ्लावर बनाने के लिए भी आप ध्यान रखें, फ्लावर फॉर्मेशन के लिए भी जो वेजिटेटिव बर्ड है
उस वेजिटेटिव बड को रिप्रोडक्टिव बड में कन्वर्ट करना है, बट वेजिटेटिव बड को रिप्रोडक्टिव बड में कन्वर्ट करने के लिए भी परसिविंग ऑर्गन स्टूडेंट्स ऑलवेज क्या होगा, लीफ होगा। आप ध्यान रखें, यहां जो एक्जिलरी बड थी या कोई भी एपिकल बड हो सकती है, ये वेजिटेटिव बड है। फ्लोरिजन हार्मोन के इंडक्शन से ये फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनाती है और फाइनली फ्लावर बन जाता है। यहां जब ये वेजिटेटिव बड फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो रही है तो आप ये कहेंगे सम स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज आर देयर। स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज वहां होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होंगे, ये स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज फ्लोरल बड से फ्लावर बना देंगे। ये आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में भी स्टूडेंट्स दिया हुआ है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में जहां आप पढ़ते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर, उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी में, देयर द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज, सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज दैट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डिया, और फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनना फ्लोरल बड से फ्लावर का बनना। ठीक है, तो ये फाइटोक्रोम्स का जो कन्वर्जन है, यही एग्जैक्टली आप कह रहे हैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसको आप कहेंगे फाइटोक्रोम फार रेड, फाइटोक्रोम फार रेड, और इसको कहेंगे फाइटोक्रोम रेड। ये स्टूडेंट्स जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है, जैसे 630 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट में फार रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे जैसे वेवलेंथ गिरता है 730 और 760 नैनोमीटर तक ये काउंट किया जाता है, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम रेड में। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स में फ्लावर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उस फ्लावर फॉर्मेशन के प्रोसेस की इनिशिएशन होती है, उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब यहां अगले काम की बात ये समझिए आप, लाइट को एज ए स्टिमुलस रिसीव कर लिया गया, लाइट को एज ए सिग्नल रिसीव कर लिया गया, और प्लांट में जो है वो फाइटोक्रोम्स का कन्वर्जन हुआ। ये इंटर कन्वर्जन फ्लोरिजन हार्मोन का इंडक्शन प्लांट में या लीव्स में जनरेट करता है। फ्लोरिजन हार्मोन जो बनता है ये हाइपोथेटिकल, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोलेट नहीं किया गया है, तो इसको हाइपोथेटिकल काउंट किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई केमिकल स्टिमुलस तो होगा जो वेजिटेटिव बर्ड को फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट करवाने में या फिर स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो करवाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये फाइनली फ्लावर बन जाता है। फ्लोरिजन हार्मोन का परफेक्ट डिटेक्शन या आइसोलेशन स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए उसको हाइपोथेटिकल रेफरेंस में काउंट किया जाता है। अब अगली बात यह है कि जैसे ही फाइटोक्रोम्स का इंटर कन्वर्जन होने से फ्लोरिजन हार्मोन का इंडक्शन हुआ, तो वहां जो लीव्ज परसीविंग ऑर्गन था, वो लीव्ज परसीविंग ऑर्गन जो थे उन्होंने ट्रांसमिट किया इसको लीव से इस वेजिटेटिव बर्ड तक ये ट्रांसमिट हुआ। तो इसका मतलब ट्रांसमिटेबल तो है, और ये जो ट्रांसमिटेबल है दिस विल ट्रांसमिट फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन टू द साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ फॉर्मेशन टू साइट ऑफ एक्शन ये ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि प्लांट्स में फ्लावरिंग करवानी है, अब आप फ्लावरिंग प्लांट्स में करवाना चाहते हैं तो प्लांट की सारी लीव्स भले ही हटा दीजिए, सिंगल लीफ भी अगर प्रेजेंट है तो फ्लोरिजन हार्मोन के इंडक्शन के लिए वो सफिशिएंट है, क्योंकि लीव्स जो हैं वो ही आप ये कह सकते हैं फाइटोक्रोम के इंटर कन्वर्जन के बाद यहां फ्लोरिजन हार्मोन के इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। परसिविंग ऑर्गन एग्जैक्टली लीफ ही होता है, इसलिए लीफ का होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ बिना लीव्स की प्रेजेंस में प्लांट्स में फ्लावरिंग फेज को या रिप्रोडक्टिव फेज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि किसी एक प्लांट में है सारी लीव्स हटा दी गई, सिंगल लीफ वहां प्रेजेंट है, क्या इस केस में या इस कंडीशन में प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी? डेफिनेटली प्लांट में फ्लावरिंग हो सकती है, क्योंकि जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो सिंगल लीफ की अपनी परसिविंग नेचर जो है उसके कारण वहां बन सकता है, और वहां से जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, उन वेजिटेटिव बर्ड्स को ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए सिंगल लीफ का जो प्रेजेंस है वो भी प्लांट में फ्लावरिंग प्रोसेस को इंड्यूस करवा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए फोटो पीरियडिज्म, जो आपका एग्जैक्टली फिनोमिनन इसमें है, दैट इज द फोटो पीरियडिज्म, फ्लावरिंग फिनोमिनन जिसको आप कहते हैं। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बाद आप टाइटल यहां मेंशन कर लें फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म में प्लांट में जो लाइट का ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस बताया गया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जब बात कर रहे थे
फोटोसिंथेसिस में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो लाइट प्लांट को किस किस तरीके से अफेक्ट करती है ये आपने डिस्कस किया था, और इसमें आपने पढ़ा था कि जो लाइट है वो ड्यूरेशन के फॉर्म में भी प्लांट को अफेक्ट करती है, और ड्यूरेशन जो है वो ही फोटो पीरियडिज्म के फॉर्म में स्टडी किया जाता है। फोटो पीरियडिज्म, फोटो पीरियडिज्म, ठीक है, क्या है ये फोटो पीरियडिज्म? स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं किसी भी प्लांट की जो फ्लावरिंग प्रोसेस है, फ्लावरिंग प्रोसेस जो प्लांट का है, इस फ्लावरिंग प्रोसेस पर जो रिलेटिव लेंथ है डे एंड नाइट, इसका इंपैक्ट, फ्लावरिंग प्रोसेस या फ्लावर फॉर्मेशन, इसको फ्लावरिंग ही लिख देता हूं मैं, फ्लावरिंग प्रोसेस, आप ये कहेंगे रिलेटिव डे एंड नाइट, रिलेटिव डे एंड नाइट, ये जो है इनका जो लेंथ है उसका इंपैक्ट प्लांट पे होगा। जो फ्लावरिंग प्रोसेस है किसी भी प्लांट में, वो एग्जैक्टली हम ये कह रहे हैं रिलेटिव डे और नाइट जो है लेंथ, वो डिटरमाइन करती है, वो डिसाइड करती है। जो डे टाइम है उसको आप फोटो पीरियड कह सकते हैं, ठीक है, और ये जो डे टाइम है इसको स्टूडेंट्स कहा जा सकता है फोटो पीरियड। जो नाइट टाइम है इसको आप जानते हैं डार्क फेज कहा जा सकता है, ठीक है। अब हर एक प्लांट डेफिनेटली लाइट स्टिमुलस रिक्वायर करता है फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए, तो हर एक प्लांट को एक डेफिनेट फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। सो आफ्टर रिसीविंग द डेफिनेट फोटो पीरियड, ए प्लांट विल रिप्रेजेंट द फ्लावरिंग रेस्पॉन्स एंड दिस विल कॉल एज द फोटो पीरियडिज्म। क्लियर? तो आप ये कहेंगे ईच प्लांट रिक्वायर, ईच प्लांट require a definite photo period, a definite photo period to induce flowering, ठीक है। आप ये कह रहे हैं हर एक प्लांट जो है वो एक डेफिनेट फोटो पीरियड को रिक्वायर करता है। फोटो पीरियड रिक्वायर करता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स आप कहेंगे डे लेंथ रिक्वायर्ड करता है, उसको लाइट स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोड्यूस और टू इंड्यूस द फ्लावरिंग प्रोसेस और फ्लावर्स, ठीक है। और इसी फिनोमिनन को आप क्या पढ़ते हैं? फोटो पीरियडिज्म, ठीक है, proposed by photo periodism, proposed by Garner and Allard, गार्नर और एलार्ड जो बॉटनिस्ट हैं, इन्होंने फोटो पीरियडिज्म को स्टूडेंट्स प्रपोज किया while both working on the Maryland mammoth, a variety of tobacco. Maryland mammoth, a variety of tobacco, a variety of tobacco. ये जो मैरीलैंड मैमथ है, ये आप कह सकते हैं म्यूटेंट वैरायटी, म्यूटेंट वैरायटी स्टूडेंट्स टोबैको की है। और इस म्यूटेंट वैरायटी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए, इसको ऑब्जर्व करते हुए गार्नर और एलार्ड ने फोटो पीरियडिज्म डिस्कवर किया। ऑन द बेसिस ऑफ required photo period, on the basis of required photo period, plants categorized as
प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है। कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 मेन कैटेगरीज आर देयर, और ये हैं लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट के बाद एक डे न्यूट्रल प्लांट, इनके बारे में आपको बेसिक रेफरेंस पता होना चाहिए। कैटेगराइज एज फर्स्ट वन LDP लॉन्ग डे प्लांट, सेकंड वन SDP शॉर्ट डे प्लांट, और एक आपके पास है DNP डे न्यूट्रल प्लांट्स। हालांकि इसमें लॉन्ग डे प्लांट, फिर लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट, 5 कैटेगरीज होती हैं टोटल। हमें 3 कैटेगरीज यहाँ डिस्कस करनी है। LDP जो है ये है लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। और ये जो है वो स्टूडेंट्स होता है डे न्यूट्रल प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो देखिए लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स, 3 टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड फोटो पीरियड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, LDP, SDP और DNP को एक्सप्लेन करने से पहले एक बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए, क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है। एक टर्म आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल फोटो पीरियड, और इसको लिखा जाता है क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल फोटो पीरियड और क्रिटिकल डे लेंथ, ये समझना जरूरी है। देखिए DNP जो है, ये जो DNP डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, DNP में या डे न्यूट्रल प्लांट्स में लाइट स्टिमुलस जो है उसके ड्यूरेशन का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। आप ये कहते हैं कि जो लाइट की अवेलेबिलिटी है या जो ड्यूरेशन इसको अवेलेबल है उससे ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब आपके पास शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट है। कैटेगरी से आप बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं, लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए लाइट रिक्वायर्ड है, शॉर्ट डे प्लांट को कम ड्यूरेशन के लिए लाइट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब लाइट की रिक्वायरमेंट तो दोनों में है, चाहे वो LDP हो चाहे वो SDP हो। तो इस केस में लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट जो है, इन दोनों को आपने कहा लाइट की रिक्वायरमेंट है, एक डेफिनेट फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट है टू इंड्यूस फ्लावर्स और टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। इस फ्लावरिंग को बनाने के लिए इन प्लांट्स को जो फोटो पीरियड या लाइट रिक्वायर्ड है उसको आप रेस्पेक्टिवली आप कह सकते हैं उस पर्टिकुलर डे लेंथ से ऊपर और उस पर्टिकुलर डे लेंथ से नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब जो फ्लोरिंग फिनोमिनन है इनमें, वो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ऊपर इसमें मिलेगा और इसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से नीचे मिलेगा, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स हमें डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं, डेफिनिट डे लेंथ है प्लांट में, डेफिनिट डे लेंथ, a definite day length for plants definite day length for plants on which plants do not induce flowers। अब आप ये कहेंगे प्लांट्स फ्लावर्स इंड्यूस नहीं करते तो क्रिटिकल फोटो पीरियड का क्या मतलब हुआ? तो देखो अब यहां आपको फिर से कैटेगराइज करना पड़ेगा। मैंने लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है। एक डेफिनेट डे लेंथ, जैसे मैं कहूं किसी प्लांट में डेफिनेट डे लेंथ रिक्वायर्ड जो था, या किसी भी प्लांट को डेफिनेट डे लेंथ जो मिल रहा है दैट इज द 12 आवर्स, ठीक है। आउट ऑफ 24 आवर्स, 24 आवर्स का एक साइकिल होता है। क्रिटिकल डे लेंथ को मेजर करने के लिए आपको 24 आवर्स का एक इंडक्टिव साइकिल आपको देखना पड़ेगा। 24 आवर्स टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है। इस 24 आवर्स में जो क्रिटिकल डे लेंथ है वो क्या होगा? तो हम ये कह रहे हैं ए डेफिनेट डे लेंथ, जैसे मान लीजिए आपने कहा 12 आवर्स,
13 आवर्स, 14 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, कोई भी फिगर आप ले लीजिए, हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। ए डेफिनेट डे लेंथ फॉर द प्लांट्स ऑन विच प्लांट्स डू नॉट इंड्यूस फ्लावर्स, तो इस पर्टिकुलर डे लेंथ पर प्लांट्स फ्लावर्स इंड्यूस नहीं करते, तो फिर इस क्रिटिकल फोटो पीरियड का क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे इसी के बिहाफ पर कैटेगराइज किया गया है। अगर आप इन लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करवाना चाहते हैं तो इस क्रिटिकल डे लेंथ से ऊपर, जस्ट अबाव 12 आवर्स, जस्ट अबाव द 12 आवर्स स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, ये लॉन्ग डे प्लांट्स क्या करेंगे? फ्लावर्स प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, इन शॉर्ट डे प्लांट्स में आप कहेंगे जस्ट बिलो 12 आवर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने फ्रेम किया है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए प्लांट्स जो हैं, या कोई प्लांट है, किसी भी प्लांट के लिए कोई क्रिटिकल डे लेंथ जो है, वो क्रिटिकल डे लेंथ क्या हो सकता है? तो क्रिटिकल डे लेंथ वो टाइम पीरियड या फोटो पीरियड होता है जिस पर प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करते। हाँ, क्रिटिकल डे लेंथ से नीचे एसडीपी फ्लावरिंग करता है और क्रिटिकल डे लेंथ से ऊपर एलडीपी फ्लावरिंग करता है। इफ ए प्लांट exposed in the light or the time duration of light just above the critical day length and produce flowers, it will call as the LDP. And if a plant produce flowers just below the critical day length, it will call as the SDP. तो LDP और SDP का जो कैटेगराइजेशन है स्टूडेंट्स, ये LDP और SDP का कैटेगराइजेशन इस क्रिटिकल डे लेंथ या क्रिटिकल फोटो पीरियड के ऊपर और क्रिटिकल फोटो पीरियड से नीचे, मतलब कम लाइट में रेस्पेक्टिवली फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने का फिनोमिनन जो है उससे रिलेट करता है। क्रिटिकल फोटो पीरियड और क्रिटिकल डे लेंथ, ए डेफिनेट टाइम पीरियड ऑन विच प्लांट्स नेवर प्रोड्यूस फ्लावर्स, प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स ऑन, अबाव और बिलो। तो ऊपर अगर करेगा तो कौन सा प्लांट हो गया? लॉन्ग डे प्लांट। और अगर नीचे फ्लावरिंग करेगा तो कौन सा प्लांट हुआ स्टूडेंट्स? शॉर्ट डे प्लांट। तो इस तरीके से आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अब एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आप और मेंशन कर लीजिए। द फोटो पीरियड required to induce flowering, in short day plants, SDPs. The photo period required to induce flowering in short day plants is less than critical photo period. Critical photo period. ठीक है, the photo period required to induce flowering in SDPs is less than the critical photo period. और LDP के लिए लिखना चाहें आप तो आप कह सकते हैं required photo period, LDP के लिए स्टेटमेंट लिखें, photo period required to induce flowering, flowers या flowering in LDPs, long day plants, is always above critical photo period और क्रिटिकल डे लेंथ। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स कई बार आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, एलडीपी प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं ऑन और अबाव क्रिटिकल फोटो पीरियड। ठीक है, ये भी इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि फिनोमिनन जो नेचुरल फिनोमिनन है उसमें इस तरीके की ऑब्जर्वेशन भी देखी गई है कि जैसे लॉन्ग डे प्लांट जो है वो 12 आवर्स की लाइट पे फ्लावरिंग कर सकता है और 12 आवर्स से ऊपर की लाइट पे कर सकता है। ठीक है, लेकिन एसडीपी 12 आवर्स की लाइट पे कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेगा, 12 आवर्स से नीचे या कम टाइम ड्यूरेशन का लाइट एक्सपोजर उस प्लांट को रिक्वायर्ड है। क्लियर? तो ये एक तरीके से आपके पास कैटेगरीज हैं, एलडीपी, एसडीपी और डीएनपी।
अब इनको देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे फ्लोरिंग फिनोमिनन इंट्रोड्यूस होता है और एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। अब लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट दोनों की बात हम कर रहे हैं, तो कैसे उनमें फ्लोरिंग रिस्पॉन्स आता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। फोटो पीरियडिज्म, और इसमें आप कहेंगे LDP लॉन्ग डे प्लांट्स, और दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स आपके पास है SDP शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स। LDP या जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं ये कब फ्लावरिंग करेंगे? आप कहेंगे प्रोड्यूस फ्लावर्स above the critical day length, produce flowers above the critical day length, या critical light जो students इनको required है उस क्रिटिकल लाइट से थोड़ा सा ऊपर या उस पे भी फ्लोरिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स के लिए आप कहेंगे जो फोटो पीरियड है, दैट फोटो पीरियड इज क्रिटिकल फॉर LDP। ज्यादा सिग्निफिकेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर सिग्निफिकेंट और मोर इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल लिखा है मैंने, उसका मतलब है कि जो फोटो पीरियड है दैट इज द मोर सिग्निफिकेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोर रेलिवेंट। ठीक है, फिर अगला आप कहेंगे इनके एग्जाम्पल्स जैसे हम लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं पालक, स्पिनच। ठीक है, इसके अलावा रेडिस, कैरेट। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हो सकते हैं। एक ओट भी लिखा जाता है, ओट एविना सीडलिंग जो है। पोटैटो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वैसे एग्जाम्पल्स NCERT में मेंशन नहीं है तो आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो ये हुआ आपके पास LDP। SDP में आप कहिए प्रोड्यूस फ्लावर्स बिलो क्रिटिकल डे लेंथ। बिलो क्रिटिकल डे लेंथ आप ये कह सकते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो फ्लोरिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है इनके लिए देखिए डार्क ड्यूरेशन जो है, दिस डार्क ड्यूरेशन विल बी द क्रिटिकल फॉर SDP। जैसे मैंने यहां कहा था, यहां लाइट जो है वो क्रिटिकल है क्योंकि ज्यादा रिक्वायर्ड है, और यहां क्रिटिकल जो है वो क्या है, डार्क ड्यूरेशन। हालांकि इनमें भी लाइट के इंडक्शन से ही फ्लोरिंग होती है, ऐसा नहीं है कि डार्क मिलने से फ्लोरिंग हुई। फ्लोरिंग यहां भी लाइट के इंडक्शन से ही होती है, लेकिन यहां डार्क ड्यूरेशन जो है वो क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है स्टूडेंट्स, उसका रीजन मैं मेंशन कर रहा हूं। डार्क ड्यूरेशन मस्ट अनइंटरप्टेड। डार्क ड्यूरेशन इन प्लांट्स का जो है मस्ट अनइंटरप्टेड। ठीक है ना, ये अनइंटरप्टेड होना चाहिए। इसका मतलब एक कंटिन्यूस डार्क इन प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, कंटिन्यूस डार्क इन प्लांट्स को मिलेगा तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, फ्लोरिंग इंड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इनमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो आपके पास देखिए क्राइसेंथेमम होता है, सुगर केन होता है, टोबैको होता है, सोयाबीन। टोबैको एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सोयाबीन, क्राइसेंथेमम
ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें कह सकते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है। तो एसडीपी और एलडीपी में फ्लोरिंग के लिए अब देखिए स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स में बोल रहा हूं कॉमन। सबसे पहली बात, एसडीपी एंड एलडीपी, फर्स्ट स्टेटमेंट आप सुनिए और मेंशन भी कर लीजिए। प्रोड्यूस फ्लावर्स बिलो क्रिटिकल डे लेंथ, बिलो क्रिटिकल डे लेंथ, ठीक है। और एलडीपी के लिए आप जानते हैं प्रोड्यूस फ्लावर्स, वैसे मैंने इधर भी मेंशन किया है, प्रोड्यूस फ्लावर्स अबाव क्रिटिकल डे लेंथ, अबाव क्रिटिकल डे लेंथ, ठीक है। एक स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, डार्क must uninterrupted in SDP, ठीक है। कंटिन्यूस डार्क वहां रिक्वायर्ड है, लेकिन एलडीपी में आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं लाइट ड्यूरेशन में सेगमेंटेड, लाइट ड्यूरेशन में सेगमेंटेड। जो लाइट का ड्यूरेशन है वो क्या हो सकता है, सेगमेंटेड। जैसे स्टूडेंट्स किसी प्लांट को, एग्जांपल में मेंशन कर रहा हूं, मान लीजिए 14 आवर्स की लाइट रिक्वायर्ड है। 14 आवर्स का लाइट ड्यूरेशन अगर प्लांट को रिक्वायर्ड है तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं 24 आवर्स की जो इंडक्टिव साइकिल है, इसमें इस प्लांट को पहले 8 आवर्स लाइट आप दे दीजिए, फिर आपने कहा वहाँ मान लीजिए 2 आवर्स का डार्क है, ठीक है, 2 घंटे वहाँ अंधेरा है प्लांट के पास। उसके बाद 6 आवर्स की फिर प्लांट को आप लाइट दे दीजिए, ठीक है। तो एक इस तरीके से 14 आवर्स की लाइट को आपने सेगमेंटेड रखा। 14 आवर्स की लाइट प्लांट को कैसे मिली, सेगमेंटेड मिली। तो आपको ये यहाँ ध्यान रखना है कि जो लाइट है वो लाइट ड्यूरेशन सेगमेंटेड हो सकता है। इसमें 8 आवर्स, सॉरी देखो ये 8 आवर्स का लाइट था, फिर आपने 2 आवर्स का डार्क यहाँ रखा, फिर आपने 6 आवर्स की लाइट दे दी, ठीक है, तो 16 आवर्स हुए। और ये फिर आपने जो है वो डार्क रखा 8 आवर्स का। तो अल्टीमेटली लाइट जो है वो सेगमेंटेड दी जा सकती है या लाइट के सेगमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन डार्क जो है वो अनइंटरप्टेड रिक्वायर्ड होता है। सो स्टूडेंट्स, एलडीपी एंड एसडीपी प्रोड्यूस फ्लावर्स ऑन और above the critical photo period and below the critical photo period respectively, ठीक है, ये क्लियर कर लिया आपने। सेकंड आपने कहा डार्क मस्ट अनइंटरप्टेड, इसका मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। डार्क अगर किसी भी तरीके से आपने इंटरप्ट किया तो एसडीपी में फ्लोरिंग नहीं होगी। और इन एसडीपी के लिए जो डार्क पीरियड है दैट इज मच इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल। मैंने जैसा लिखा डार्क ड्यूरेशन जो है वो यहाँ क्रिटिकल होता है एसडीपी प्लांट्स के लिए। फिर आपने कहा लाइट ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में, जो लाइट प्लांट को दे रहे हैं आप, वो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, सेगमेंटेड हो सकता है। वो सेगमेंटेड जो है वो देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जैसे CO2 की एब्सेंस जो है वो इन एसडीपी प्लांट्स में फ्लोरिंग रेस्पॉन्स, CO2 एब्सेंस will reduce the flowering response, reduce flowering response, क्योंकि एग्जैक्टली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी तो प्लांट में ही करता है। जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाने का प्रोसेस है या ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करने का प्रोसेस है वो यहीं से आता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं इसकी एब्सेंस में
जो फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स है वो स्टूडेंट्स रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। क्रिटिकल फोटो पीरियड किसी प्लांट को दिया जाता है तो वो फ्लॉरिंग अगर कर रहा है या उससे ऊपर की लाइट पे फ्लॉरिंग कर रहा है तो डेफिनेटली एलडीपी है, और उससे नीचे की लाइट पे फ्लॉरिंग कर रहा है तो एसडीपी है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन होता है, हम क्लियर नहीं कर पाते, तो स्टेप बाय स्टेप जो फोटो पीरियडिज्म के एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर रहा हूं एक, उसको आप ऑब्जर्व करिए। देखिए ये एक प्लांट है जिसमें 24 आवर्स का या प्लांट को जो मिलने वाला इंडक्शन टोटल होता है, इंडक्शन साइकिल जो होता है डार्क और लाइट का, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी है, मैंने भी आपको अभी बताया था कि रिलेटिव लेंथ जो है वो मैटर करती है, रिलेटिव डे एंड लाइट। तो 24 आवर्स में से स्टूडेंट्स मान लीजिए इसको आपने 12 आवर्स का लाइट दिया और 12 आवर्स का ही इस प्लांट को क्या दिया गया है, डार्क। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछा जाए ये प्लांट क्या है, तो क्या आप डिसाइड कर सकते हैं ये एलडीपी होगा या एसडीपी होगा? जब 12 आवर्स का लाइट दिया गया है, 12 आवर्स का ही इस प्लांट को डार्क दिया गया है, तो आप अब यहां क्या डिसाइड कर सकते हैं? तो बिना थीम के हम जनरली कह देते हैं 12 आवर्स का लाइट और 12 आवर्स का डार्क है तो ये प्लांट जो है वो एलडीपी हो सकता है। देखिए कभी भी आप डिसाइड मत करिए तब तक जब तक फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स का आपको पता नहीं हो। जैसे ये प्लांट जो है वो 12 आवर्स का लाइट इसको दिया जा रहा है, 12 आवर्स का डार्क इसको दिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एलडीपी और एसडीपी, हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब देखिए अगला पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमें ये क्लियर हो गया कि ये प्लांट जो है वो फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स शो करता है, इस प्लांट में फ्लॉरिंग होती है। ठीक है, तो फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स जब ये प्लांट शो कर रहा है, इस प्लांट में फ्लॉरिंग हो रही है, जबकि लाइट इसको दी जा रही थी 12 आवर्स की और डार्क इसके पास था 12 आवर्स, तो अब हम यहां डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि ये प्लांट एलडीपी है या एसडीपी है। ठीक है, तो देखो यहां इसकी फ्लॉरिंग के दो रीजन हो सकते हैं। जो फ्लॉरिंग है उसका फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, ड्यू टू फोटो पीरियड ऑफ या ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ 12 आवर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यू टू द फोटो पीरियड ऑफ द 12 आवर्स, प्लांट को 12 आवर्स का लाइट दिया गया इसलिए फ्लॉरिंग हो रही है। या फिर आप कह सकते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस डार्क, ड्यू टू कंटिन्यूस डार्क फॉर 12 आवर्स। यहां कंटिन्यूस डार्क प्लांट को 12 आवर्स का मिला इसलिए फ्लॉरिंग कर रहा है, या फिर इसको 12 घंटे की लाइट दी गई इसलिए फ्लॉरिंग कर रहा है, इसका रीजन हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि एलडीपी है या एसडीपी है। तो इसी प्लांट में देखिए स्टूडेंट सिचुएशन मैंने चेंज करी और हमने ये कहा इस प्लांट को जो लाइट दिया गया इसको हमने बढ़ाकर कितना कर दिया, 14 आवर्स। ठीक है, क्योंकि यहां डिसाइड करने की कंडीशन में नहीं है आप, 12 आवर्स का जो लाइट है 12 आवर्स का डार्क है, अब थोड़ा बहुत आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। उसके बाद उसका फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स क्या रहता है उसके बिहाफ पे आप एलडीपी और एसडीपी डिसाइड कर पाएंगे। तो ये 14 आवर्स ऑब्वियस है, डार्क कितना हुआ, 10 आवर्स। तो ये तो आप कह रहे हैं प्लांट को डार्क दिया जा रहा है और ये आप कह रहे हैं प्लांट को लाइट स्टिमुलस दिया जा रहा है। ठीक है, लाइट, तो एग्जैक्टली लाइट स्टिमुलस दिए जाने से प्लांट में फ्लॉरिंग हो रही है या नहीं हो रही है ये देखने की बात है। तो अगर मैं ये कहूं इस कंडीशन में प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, फ्लॉरिंग, प्लांट में क्या हो रही है, फ्लॉरिंग। अब स्टूडेंट्स जो क्रिटिकल डे लेंथ था 12 आवर्स जो था, उस 12 आवर्स की लाइट पर भी पहले ये फ्लॉरिंग प्रोड्यूस कर रहा था। अगर ये एसडीपी प्लांट होता तो लाइट इंडक्शन बढ़ाने पर इसमें फ्लॉरिंग नहीं होती कभी भी, लेकिन लाइट इंडक्शन बढ़ाने पर भी इसमें फ्लॉरिंग हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं दिस प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर अबव द क्रिटिकल डे लेंथ। ठीक है ना, प्रोड्यूस फ्लावर्स अबव क्रिटिकल डे लेंथ। अब क्रिटिकल डे लेंथ से ऊपर ये फ्लॉरिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको डेफिनेटली आप कह सकते हैं दिस प्लांट विल बी द एलडीपी, ये लॉन्ग डे प्लांट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगली कंडीशन और मैं मेंशन कर रहा हूं। देखिए एक केस ये हो सकता है
अब आप इसमें लाइट को सेगमेंटेड कर दीजिए 8 आवर्स, उसके बाद में शॉर्ट डार्क इंटरप्शन कर दिया आपने, ये लाइट था 8 आवर्स का लाइट इंडक्शन था, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से 6 आवर का लाइट इंडक्शन आपको आप इस प्लांट को दे देते हैं, ठीक। यहाँ आप कह दीजिए मान लीजिए 9.5 आवर्स, ये डार्क है, ये कंप्लीट डार्क है स्टूडेंट्स यहाँ। तो अब इस केस में आपसे ये पूछा जाए क्या इस प्लांट में फ्लोरिंग होगी? डेफिनेटली लाइट जो है वो सेगमेंटेड हो सकती है, ये लॉन्ग डे प्लांट है, इसमें आप कहेंगे फ्लोरिंग फिनोमिनन देखा जाएगा, इसमें फ्लोरिंग होगी, ठीक है। कुछ और कंडीशंस बना रहा हूं, कुछ और कंडीशंस स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जैसे फ्लोरिंग रेस्पॉन्स को देखो हम चेंज करने के लिए ड्यूरेशन को चेंज कर रहे हैं। ये जो प्लांट है 24 आवर्स का इंडक्टिव साइकिल, और इस 24 आवर्स के इंडक्टिव साइकिल में हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 आवर्स की लाइट दे रहे हैं और 14 आवर्स का इस प्लांट के पास डार्क है, ठीक है, ये लाइट ये डार्क फेज। इस केस में फ्लोरिंग अगर इसमें होती है, फ्लावरिंग होती है, प्लांट में फ्लावर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट दी गई, उसके बाद भी फ्लावरिंग फिनोमिनन देखने को मिला, तो डेफिनेटली ये जो प्लांट है वो क्या है, एसडीपी है। डेफिनेटली प्लांट क्या है, एसडीपी है। लेकिन इसी केस को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स 10 आवर्स का लाइट था, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं 14 आवर्स का डार्क है, और इस 14 आवर्स के डार्क में ये प्लांट जो है वो फ्लावरिंग फिनोमिनन शो कर रहा है, ये फ्लावरिंग कर रहा है डार्क। लेकिन अगर मैं यहां शॉर्ट इंटरप्शन ऑफ लाइट दे दूं, यहां शॉर्ट लाइट इंटरप्शन, तो देखिए शॉर्ट लाइट इंटरप्शन जो मैंने यहां पुट किया है वो ऑलमोस्ट मिड में किया है, तो 14 आवर्स के मिड में का मतलब 7 आवर्स के बाद इसको डार्क को इंटरप्ट कर दिया गया। तो इस केस में स्टूडेंट्स इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, इस केस में इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, नो फ्लावरिंग। फ्लावरिंग इसमें क्यों नहीं होगी, तो रीजन आप ये बता सकते हैं, इसमें फ्लावरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां जो प्लांट है इसका डार्क इंटरप्ट कर दिया गया है, डार्क इंटरप्ट किए जाने से इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। हाँ, इसमें मान लीजिए 13 आवर्स की या 12 आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो है वो डार्क की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं 12 आवर्स से थोड़ा सा कम लाइट की रिक्वायरमेंट है, एक ही बात है दोनों। तो हमने क्या किया, ये लाइट जो है उसको बढ़ाकर 11 आवर्स कर दिया, ठीक है। ये आपके पास 13 आवर्स का डार्क है, और इसमें अब आप जो इंटरप्शन दे रहे हैं, लाइट का इंटरप्शन फिर आप इसमें दे रहे हैं, लाइट का इंटरप्शन आप बिल्कुल इनिशियली यहां दे दीजिए। अब इनिशियली आपने दिया तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपने इसका खराब किया, तो भी आप ये कह सकते हैं ये एसडीपी प्लांट है, ये फ्लावरिंग कर लेगा, क्योंकि 12 आवर्स से ज्यादा लाइट ऑलमोस्ट इसको मिल रही है। या फिर ये इंटरप्शन जो है वो आप इसको लास्ट में दे सकते हैं। इस केस में मतलब अल्टीमेटली 12 आवर्स से ज्यादा का अनइंटरप्टेड डार्क अगर इसको मिल गया तो ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर लेगा। लेकिन अगर आप इसमें मिड में इंटरप्शन कहीं डाल देते हैं, इसमें इंटरप्शन लगा देते हैं, भले ही कितने छोटे इंटरप्शन हो, शॉर्ट इंटरप्शन हो, आप कहेंगे उस केस में इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, नो फ्लावरिंग विल बी देयर। क्लियर? तो ये देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइट और डार्क का जो रिलेटिव कॉम्बिनेशन है दैट विल डिसाइड और डिटरमाइन द फ्लावरिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स। ठीक है, एक अकेला जो लाइट है वो डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, स्टिमुलस लाइट ही है, सोर्स जो है वो एग्जैक्टली लाइट ही है, एनवायरमेंटल सिग्नल लाइट ही है, बट डे और नाइट का मतलब लाइट और आप ये कह सकते हैं डार्क का जो रिलेटिव कॉम्बिनेशन है, दैट रिलेटिव कॉम्बिनेशन विल डिटरमाइन द फ्लावरिंग फिनोमिनन और फ्लावरिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स। तो ये कंप्लीट आपके पास फोटो पीरियडिज्म था।
इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, जो आपको मॉड्यूल वगैरह में भी दे रखे हैं, हम भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी कई क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उन पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत क्लियरली इसको समझ पाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फोटो पीरियडिज्म से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 4 to 5 स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट, क्रिटिकल डे लेंथ जो है वो एक डेफिनेट टाइम ड्यूरेशन होता है, डेफिनेट टाइम ड्यूरेशन ऑफ द लाइट होता है। जस्ट अबाव द क्रिटिकल डे लेंथ द LDP विल प्रोड्यूस द फ्लावर्स, जस्ट बिलो द क्रिटिकल डे लेंथ द SDP विल प्रोड्यूस द फ्लावर्स। एक बात ये है, जो LDP है उनके लिए लाइट आप जो दे रहे हैं उसको, वो सेगमेंटेड हो सकती है, वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन उसके हो सकते हैं, बट ओवरऑल वो कंप्लीट हो जाना चाहिए जितनी लाइट वो रिक्वायर करता है। SDP जो है उनके लिए डार्क अनइंटरप्टेड होना चाहिए, डार्क में शॉर्ट इंटरप्शन ऑफ लाइट अगर आपने दे दिया तो डेफिनेटली वहां फ्लोरिंग नहीं होगी। इसका मतलब SDP के लिए एक स्टेटमेंट में कह सकता हूं, वहां अंधेरा कायम रहे ऐसी कंडीशन अगर होगी तो वो फ्लोरिंग ऑलवेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसके लिए इसीलिए डार्क को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल कहा जाता है, ठीक है। हालांकि फिर कह रहा हूं फ्लोरिंग प्रोसेस उस प्लांट में भी लाइट के इंडक्शन से ही होती है, उस प्लांट में भी लाइट को एज ए सिग्नल और एज ए स्टिमुलस रिसीव करने से ही होती है। तो ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट से ये जो फिनोमिनन था वो है फोटोपीरियडिज्म। अब हम बात करेंगे वर्नेलाइजेशन। अगला इसमें टॉपिक है स्टूडेंट्स वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन, और देखिए वर्नेलाइजेशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है। इसमें लो टेम्परेचर पर प्लांट में जो फ्लोरिंग फिनोमिनन है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वर्नेलाइजेशन इज ए नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। इंडक्शन ऑफ फ्लोरिंग, या फिर आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लोरिंग at low temperature, at low temperature, ठीक है। तो प्लांट में फ्लोरिंग इंडक्शन लो टेम्परेचर पे जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको आप कह रहे हैं वर्नेलाइजेशन। इट इज ऑल्सो द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट, कॉल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ये जो है वो कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट है टू इंड्यूस फ्लोरिंग। तो देखिए इसके लिए आपको बेसिकली प्लांट के लाइफ स्पैन को समझना होगा। आप जानते हैं चैप्टर फर्स्ट से ही हम डिस्कस करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो जुवेनाइल, वेजिटेटिव और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज में डिवाइडेड होता है। तो प्लांट्स के केस में मैं कह सकता हूं सबसे पहले उसका वेजिटेटिव फेज है। ये स्टूडेंट्स जो वेजिटेटिव फेज है ये सीडलिंग से शुरू हो जाता है और सीडलिंग से आप ये कह सकते हैं कंटिन्यू रहता है जस्ट बिफोर द फ्लोरिंग। और उसके बाद में दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव फेज। यहां जो रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज कब आएगा? आफ्टर फ्लोरिंग, जस्ट आफ्टर फ्लोरिंग। तो ये जो फ्लोरिंग रेस्पॉन्स है इसके ठीक बाद प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज इंट्रोड्यूस हो जाती है और ये आप कहेंगे सीडलिंग स्टेज से टू जस्ट बिफोर फ्लोरिंग। जस्ट बिफोर फ्लोरिंग ये स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। ये देखिए, तो प्लांट जब रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर रहा है फ्लोरिंग प्रोसेस के साथ, तो हम अगर रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में अर्ली इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? सो दिस वर्नेलाइजेशन इज द नेचुरल फिनोमिनन दैट लीड्स द शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव फेज। आप ये कहेंगे वर्नेलाइजेशन से क्या करवाया जा सकता है? शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव फेज। there the shortening of वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग है और वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग से क्या हो जाएगा? अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज।
अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव फेज है उस रिप्रोडक्टिव फेज का अर्ली इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव फेज जो होगा इस रिप्रोडक्टिव फेज का आप ये कह सकते हैं अर्ली इंट्रोडक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव फेज। इसलिए आप ये कह पाएंगे कि ये जो कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट और वर्निलाइजेशन है, ये वर्निलाइजेशन प्लांट्स में अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फेज या फ्लॉरिंग के इंडक्शन का फेज है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां लिखा है इट इज ऑल्सो द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू इंड्यूस द फ्लॉरिंग। क्लियर? इसके बाद देखिए एक और पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, द कोल्ड टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर accelerate flowering phenomenon या flowering in some varieties, और ये जो है वो बेसिकली विंटर वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैं, विंटर वेराइटीज ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वर्निलाइजेशन जो है वो सारे प्लांट्स में देखा जाता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कुछ प्लांट्स में कोल्ड टेम्परेचर से जो है वो फ्लॉरिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाती है और इससे प्लांट जो है वो फ्लॉरिंग फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करता है। यहां भी हाइपोथेटिकल हार्मोन है जिसको आप कह रहे हैं वर्नेलिन। हाइपोथेटिकल हार्मोन इज नोन एज द वर्नेलिन। ये हाइपोथेटिकल हार्मोन है स्टूडेंट्स, आइसोलेशन इसका नहीं किया गया। इससे पहले आपने फ्लोरिजन भी पढ़ा था, वो भी आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल हार्मोन है। ठीक है, अब इसके अलावा सीड जर्मिनेशन पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो आप ये कहेंगे सीड जर्मिनेशन, बड जर्मिनेशन, बड जर्मिनेशन एंड फ्लॉरिंग, ये जो फिनोमिनन है, ये जो प्रोसेस है, इन पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। और बेसिकली टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा लेबोरेटरी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो टेम्परेट जोन के प्लांट होते हैं, अब नेचुरल फिनोमिनन मैंने लिखा है, तो आप देखिए जो टेम्परेट रीजन के प्लांट होते हैं, इन टेम्परेट प्लांट्स में क्या होता है, टेम्परेट प्लांट्स में आप कहेंगे 8 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड एनुअल टेम्परेचर वहां होता है। तो जो टेम्परेट जोन के प्लांट हैं उनमें ये जो फिनोमिनन है या जो वर्नलाइजेशन है वो आपको नेचुरली मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोल्ड टेम्परेचर में प्लांट है उसको हाई टेम्परेचर में आप शिफ्ट करते हैं उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, तो उसको डीवर्नलाइजेशन प्रोसेस आप कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ा के आपने आर्टिफिशियल कंडीशंस में आप ऐसा कर सकते हैं या नेचुरल हैबिटेट में आप उसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं, वो प्रोसेस कहा जाता है डीवर्नलाइजेशन। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए फाइनली। वर्नलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने कहा शॉर्टनिंग ऑफ द वेजिटेटिव फेज टू अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। तो एक तो फ्लॉरिंग इंड्यूस करवाना या रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में इंड्यूस करवाना इसका ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में जिनमें ड्यू टू द टेम्परेचर इंटरप्शन फ्लॉरिंग प्रोसेस नहीं हो पाती, उनमें कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देके फ्लॉरिंग उनमें करवा ली जाती है। ठीक है, अब देखो इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम। आपको 2 टाइप्स ऑफ वैरायटी दे रखी है क्रॉप की, एक विंटर वैरायटी है और दूसरा आपको दे रखा है यहाँ जो वैरायटी आपके पास है वो है स्प्रिंग वैरायटी। ठीक है, मैनी क्रॉप्स रिप्रेजेंट 2 टाइप ऑफ वैरायटीज, विंटर वैरायटीज एंड द स्प्रिंग वैरायटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैनी क्रॉप्स have 2 varieties, many crops have 2 varieties। ठीक है,
और ये जो वेराइटीज हैं ये कौन सी वेराइटीज हैं? एक आप कहेंगे विंटर वैरायटी और दूसरा आप कह देंगे स्प्रिंग वैरायटी। ठीक है, विंटर वैरायटी फर्स्ट वन एंड स्प्रिंग वैरायटी सेकंड। स्प्रिंग वैरायटी। अब देखिए विंटर वैरायटी जो है उसमें फ्लोरिंग रेफरेंस अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट वहां आएगा। तो देखो ये वीट क्रॉप का एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। वीट, देखो सबसे पहले विंटर वैरायटी ए, या फर्स्ट इसको लिख लें आप ए और बी लिख देता हूं। कल्टीवेशन इन फील्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं शॉन इन फील्ड्स। तो ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में आप ये कह सकते हैं ये कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, ये कब कल्टीवेट किया जाएगा? ऑटम में। ऑटम में ये कल्टीवेट किया जाएगा ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में। अभी जब ऑटम में कल्टीवेट किया जाएगा तो आप कह सकते हैं यहां दिसंबर से जैन और फेब ये नेचुरली कोल्ड टेम्परेचर परसीव करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स कोल्ड टेम्परेचर ये परसीव करेगा तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं ये फ्लोरिंग शो करेगा। तो इसमें मार्च अप्रैल आप कह सकते हैं फ्लोरिंग होगी, इसका मैच्योरेशन हो जाएगा, फ्लोरिंग होगी। कोल्ड टेम्परेचर जब इसको मिल रहा है तब ये मैच्योरेशन की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज इंट्रोड्यूस इसकी हो गई है। और इसके बाद आप कह सकते हैं मई जून में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी। हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग से अल्टीमेटली आप जो है वो क्या ले पाएंगे? प्रोडक्शन। तो ये विंटर वैरायटी का नेचुरल रेफरेंस है। ठीक, दूसरा बी स्प्रिंग वैरायटी पे आप आइए। स्प्रिंग वैरायटी, अब देखिए स्प्रिंग वैरायटी कब कल्टीवेट की जाएगी? तो आप ये कह सकते हैं कल्टीवेट इन फील्ड्स, कल्टीवेट इन फील्ड्स। तो हम ये कहेंगे बेसिकली फेब मार्च में ये स्टूडेंट्स कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, अब फेब मार्च में कल्टीवेट की जाएगी तो उसके बाद देखो दो डिटेक्टेबल चेंजेस यहां देखिए आप। अक्टूबर नवंबर में आपने कल्टीवेट किया, दिसंबर जनवरी कोल्ड टेम्परेचर इसको मिला, तो आप ये कह सकते हैं यहां टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो कंडीशंस कैसी हैं? कंडीशंस विंटर वाली हैं। यहां फेब मार्च के बाद आप जब देखेंगे अप्रैल और मई में तो आप ये कह सकते हैं कंडीशंस कैसी होती जा रही हैं? वार्म कंडीशंस यहां होती जा रही हैं। ठीक है, कंडीशंस वार्म होती जा रही हैं। तो यहां अप्रैल में ग्रोइंग सीजन इसका हो जाएगा और उसके बाद आप कहेंगे जून जुलाई तक स्टूडेंट्स ये तैयार हो जाता है तो फिर इसकी क्या कर ली जाती है? हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग से ऑब्वियस है क्या ले लिया जाएगा? प्रोडक्शन। ठीक, तो देखिए फेब मार्च वार्म कंडीशन जब इंट्रोड्यूस हुई, अप्रैल मई में ग्रोइंग सीजन आया, यहां इसका आ जाता है फ्लोरिंग।
तो ये तो फ्लोरिंग कर रहा है अपनी वार्म कंडीशंस में और ये फ्लोरिंग कर रहा है अपनी कोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस में। अब अगर विंटर वैरायटी को आप स्प्रिंग सीजन में कल्टीवेट करते हैं तो ये देखो दोनों नेचुरली, इसको आप नेचुरली विंटर को विंटर में कल्टीवेट कीजिए, डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं वो प्रोडक्शन देगी। स्प्रिंग वैरायटी को स्प्रिंग में कल्टीवेट कीजिए, ये प्रोडक्शन देगी। अब विंटर और स्प्रिंग को देखिए, इसको बेसिकली आप जानते हैं स्प्रिंग सीजन कब आता है, फेब मार्च, वैलेंटाइन डे के थोड़ा बाद में आप कहेंगे, ऑलमोस्ट आपको याद रखने का अच्छा तरीका है। इधर अगर आप देखें तो दिवाली के आसपास या जस्ट आफ्टर दिवाली ये आपको ऑटम सीजन शुरू हो जाता है। तो यहाँ वैलेंटाइंस के ठीक बाद जैसे ही कल्टीवेट किया जाता है तो आप ये कह सकते हैं स्प्रिंग अपने आप में नेचर का बहुत ब्लूमिंग सीजन होता है, उसके बाद वार्म कंडीशन शुरू हो जाती है। तो ये नेचुरली दोनों जो है वो प्रोडक्शन दे रही है। ये स्प्रिंग वेराइटी है, ठीक है, और ये विंटर वेराइटी है स्टूडेंट्स, तो दोनों से नेचुरली प्रोडक्शन आ रहा है। अब कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं, इफ विंटर वेराइटी shifted to spring season, स्प्रिंग सीजन में शिफ्ट करके देखो आप उसको, स्प्रिंग सीजन में शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियस है विंटर वैरायटी फेब मार्च में कल्टीवेट की गई, शॉर्न फील्ड्स आप कहेंगे फेब मार्च। आगे वार्म कंडीशंस आ रही हैं तो आप ये कह देंगे फेल्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। ये फ्लावरिंग प्रोसेस जो है उस फ्लावरिंग प्रोसेस को इंड्यूस करने में फेल हो जाएगी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स फ्लावरिंग इंडक्शन जो है वो नहीं लेगा। क्यों फेल हो गया? क्योंकि फेब मार्च के ठीक बाद अगर आप देख रहे थे तो यहाँ वार्म कंडीशंस इंट्रोड्यूस हो रही थी, जबकि ये नेचुरली कोल्ड टेम्परेचर परसीव कर रहा था विंटर वैरायटी, तब जाके आप ये कह सकते हैं ये प्रोडक्शन दे रहा था। तो फेल्स टू प्रोड्यूस फ्लावर, इसका मतलब आप ये कहेंगे नो प्रोडक्शन, यहाँ से प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो इससे अल्टीमेटली ये क्लियर होता है कि जो विंटर वैरायटी है उसको विंटर में ही कल्टीवेट किया जाना चाहिए। स्प्रिंग वैरायटी का अपना नेचर है, उसको स्प्रिंग में कल्टीवेट किया जाना चाहिए। अगर विंटर वैरायटी को आप स्प्रिंग में कल्टीवेट करते हैं तो हाई टेम्परेचर के कारण उसको जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज नहीं मिल पाया, उसके कारण उसमें फ्लोरिंग नहीं होगी। इसलिए उसमें फ्लोरिंग सीजन अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली विंटर वैरायटी को आपको विंटर में ही कल्टीवेट करना पड़ेगा। अब इस विंटर वैरायटी को अगर आप आर्टिफिशियली, हालांकि देखिए फील्ड्स में तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी कंडीशंस में आर्टिफिशियली कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस आप परफॉर्म करना चाहें तो इस विंटर वैरायटी को फेब मार्च में जब आप कल्टीवेट कर रहे हैं और आप यहां कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो है वो अगर आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इस केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें कुछ टाइम बाद में फ्लोरिंग होने लगेगी। और इसमें फ्लोरिंग क्यों होने लगेगी? क्योंकि आपने कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट उसको स्टूडेंट्स दिया है, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स आपने उसको दिया है, इसलिए उसमें फ्लोरिंग होगी। तो ये कंप्लीटली आपके पास फिनोमिनन है वर्नलाइजेशन। एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ लेते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी बातें दी गई हैं और थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो उसको पहले क्लियर करते हैं। देखिए सबसे लास्ट में आप आ जाएं, इसमें वर्नलाइजेशन आपको दे रखा है। ये कह रहा है देयर आर द प्लांट्स फॉर विच फ्लोरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर ऑफ द लो टेम्परेचर। दिस phenomenon is termed as the vernalization. Clear? It prevent precocious reproductive development late in the growing season and enable the plant to have sufficient time to reach the maturity. तो जो वर्नलाइजेशन है वो प्लांट को आप ये कह सकते हैं उसकी ग्रोइंग सीजन में, लेट ग्रोइंग सीजन में वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, उससे उस डेवलपमेंटल प्रोसेस से रोकती है। मतलब ऑन टाइम या जस्ट बिफोर टाइम आप ये कह सकते हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, उसके लिए ये प्रमोट करती है। इसको नेचुरल फिनोमिनन कहा गया। उसके बाद कह रहा है ये vernalization refers especially to the promotion of flowering by a period of low temperature. Some important food plants, wheat, barley, rye, have two kind of varieties, winter and spring varieties. The spring varieties are normally planted in spring and come to flower and produce grains before the end of growing season. Spring varieties normally planted in the spring and produce the flowers and provide the productivity, वो कह रहा है just before end of the season.
फिर इसके बाद में कह रहा है विंटर वेराइटीज हाउएवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन्स विद इन स्पान ऑफ द फ्लावरिंग सीजन। अगर विंटर वेराइटी को आप स्प्रिंग में कल्टीवेट कर देंगे तो हमने ये कहा, देखिए यहाँ कल्टीवेट किया, अब यहाँ नेचुरली कॉल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट इसको मिल नहीं रहा है, वार्म कंडीशंस आ रही है, तो ये फेल्स टू प्रोड्यूस, फ्लावर हो जाएगी और प्रोडक्शन यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है ये हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, इसलिए विंटर वेराइटीज को स्प्रिंग में नहीं प्लांट किया जाना चाहिए, उनको ऑटम में ही प्लांट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑटम में अगर आप उसको प्लांट करेंगे तो जस्ट आफ्टर सीडलिंग, उसका जो सीडलिंग स्टेज है वो कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट परसीव करेगा, मैच्योरेशन की तरफ जाएगा और फाइनली प्रोडक्शन दे देगा। तो आपने पढ़ना है यहाँ, दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग, रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड द मिड समर। ठीक है, तो देखो विंटर वैरायटी के लिए लिख रहा है ऑटम में कल्टीवेट किया गया, उसका जो सीडलिंग स्टेज है ओवर द विंटर कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिसीव करता है, उसके बाद आपको कहा गया कि स्प्रिंग में जो है वो मैच्योर हो जाता है और मिड समर में जाते जाते, जैसे मई जून आ गया है तो मिड समर में जाते जाते ये प्रोडक्शन फाइनली आपको दे देता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ द वर्नलाइजेशन इन सीन इन द बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन आप कह सकते हैं 24 मंथ से कम, 12 मंथ से ज्यादा, मतलब 1 साल से ज्यादा जिनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, बाइनियल आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन, ये मोनोकार्पिक है, इसका मतलब थ्रू आउट लाइफ स्पैन एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन इनमें होता है। जैसे रेडिस और कैरेट बहुत परफेक्ट एग्जांपल्स हैं इनके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इनको ऑटम से ठीक पहले अर्ली सीजन में बोया जाता है और अगली सीजन तक आप इसको देखते हैं, पहले सीजन में ये वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और अगले में आप कह सकते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। सुगर बीट, कैबेज, कैरेट आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल subjecting to the growing of biennial plant to a cold treatment stimulus a subsequent photoperiodic flowering response। तो ये जो बाइनियल प्लांट है, इन बाइनियल प्लांट में देखिए क्या होगा कि एग्जैक्टली सब्सिक्वेंट स्टिमुलस जो ये ले रहे हैं उन स्टिमुलस से डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं ये फ्लोरिंग रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वर्नलाइजेशन का प्रोसेस था जिसमें कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट से आप प्लांट्स में जो वेजिटेटिव फेज है उस वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग करवा देते हैं और अर्ली इंट्रोडक्शन किसका करवा देते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज का। तो इस तरीके से हमारा ये फिजियोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसमें सीड डॉर्मेंसी एक और टॉपिक दे रखा है जिसको स्टूडेंट्स मैंने कई जगह सीड जर्मिनेशन डिस्कस किया है। डॉर्मेंसी जो है उसको ब्रेक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आपको दिए गए हैं, वो ट्रीटमेंट्स एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से आप क्लियर कर लें। किसी तरीके का कोई डाउट हो तो जो आपको प्रॉब्लम काउंटर प्रोवाइड करवाया गया है उसके थ्रू आप उसको क्लियर करें।